नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। इस बार के बजट सत्र में कांग्रेस मनरेगा खत्म करने के खिलाफ मोदी सरकार पर हल्ला बोल करने वाली है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हमले से पहले ही छटपटाने लगी है और इसका सबूत शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में दिया है। आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं और यह भी आपको बता दूं कि कल यानी गुरुवार को ही इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने किया है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं बजट सत्र में। आइए जरा सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को। और कल दरअसल देश भर के जो मजदूर हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं, वो कुछ चुनिंदा मनरेगा मजदूर कांग्रेस के बुलावे पर आए थे दिल्ली और जवाहर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनका स्वागत किया, भाषण दिए और भी यूनाइट होने का आह्वान किया, यानी एकजुट होकर मनरेगा के पक्ष में और जो बीवी जी राम जी कानून बना है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही थी। ये राहुल गांधी कल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, एक बार सुनते हैं। राहुल गांधी किस तरह बीवी जी राम जी कानून बनाने की असलियत लोगों को बता रहे हैं, पहले उसको सुन लेते हैं। सुनिए। जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये बीबी ग्राम जी गरीबों के हक पर। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो, वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। तो कल का ये कुछ चुनिंदा बाइट सुन के एक साथ एक जगह कांग्रेस पार्टी ने इसे तैयार किया और इससे सोशल मीडिया पे डाला है। उनसे आभार हम आप तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लोगों से ये भी कहा था कि क्या नाम है इस कानून का, जी राम जी, जी ग्राम जी। दरअसल यहाँ राहुल गांधी ने जानबूझकर पहले जी राम जी कहा, फिर जी ग्राम जी कहा। उनका इरादा मोदी सरकार पर तंज कसने का था, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश की और ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। शिवराज सिंह साहब यहां लिखते हैं कि गजब के ज्ञानी हैं राहुल जी। बीवी जी राम जी पर दोनों सदनों में देर रात तक घंटों चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष ने हर पहलू पर गंभीर बहस की। देश देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष विदेश भ्रमण में व्यस्त थे। अब अधिनियम पर कांग्रेस संग्राम का नाटक कर रही है, जबकि स्वयं नेता प्रतिपक्ष को अभी तक बिल का नाम तक ज्ञात नहीं है। सुना है कल एक दिन के मजदूर भी बने थे राहुल जी। गमछा कोई और पहना रहा था और कुदाल कैसे उठानी है ये खड़गे जी समझा रहे थे। धन्य हैं आप राहुल जी और धन्य है आपकी प्रखर बुद्धि। आपके इसी अद्भुत ज्ञान के सहारे कांग्रेस का परम कल्याण सुनिश्चित है। राहुल गांधी पर हमला हुआ, ये जो हमला करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुई, तो इस हमले के बाद कांग्रेस भी चुप कैसे बैठती। कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोर्चा खोल दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि आप इतने मूर्ख की कटाक्ष भी नहीं समझ पाए। यहां लिख रही हैं कि आप इतने मूर्ख की कटाक्ष भी नहीं समझ पाए। मनरेगा मजदूरों ने जो कहा वो सुना। वीवी ग्राम जी जुमला है, रोजगार पर हमला है। सदन में बिल आने के 1.5 दिन पहले तक आपको इसकी जानकारी तो थी नहीं। आए हैं ज्ञान देने, बैठ जाइए शिवराज सिंह जी। पोती के आगमन की ढेरों बधाई, बच्ची को शुभाशीष। ये बात यहां पे कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत।
तो बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार बता रहा है कि मनरेगा बचाने की लड़ाई सीधे बीजेपी की सत्ता दांव पर लगा देगी और इसी वजह से बीजेपी बेचैन दिख रही है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के बाद तमिलनाडु विधानसभा में भी जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। वैसे तो मोदी अपनी अभी भी मिशन साउथ पर निकले हुए हैं, आज वो मिशन साउथ पे हैं। आज केरल और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर ही दी, लेकिन दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए इस बार भी खुल पाएंगे, इसमें संदेह है, शक है। इधर बीजेपी की बेचैनी पश्चिम बंगाल में भी बढ़ी हुई है दोस्तों, जहां ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर लिया है या घेरा हुआ है कह सकते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के चलते फैली चिंता के कारण हर दिन 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सुभाष जयंती पर कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन 3 से 4 लोग एसआईआर की वजह से अत्यधिक चिंता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां यह भी कहा है कि दशकों बीत जाने के बावजूद नेताजी के लापता होने का रहस्य अब तक अनसुलझा है। नेताजी से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। तो ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें मोदी फंस सकते हैं। बोस का नाम यानी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर उनके नाम को भुनाने की कोशिश, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी पहले बंगाल में कर चुके हैं। उसमें उनको फायदा नहीं मिला तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर दांव लगाया और अपनी दाढ़ी उसी हिसाब से बढ़ा ली, वहां भी नाकाम रहे। तो इस बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम को भुनाने की चाल चली है। यानी मोदी सारे पैंतरे चल रहे हैं, मगर क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के सामने मोदी के पैंतरे कामयाब होंगे, ये देखना होगा। और इन सब के बीच इधर उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस थमाए जाने का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। बीजेपी में दो फाड़ दिखाई दे रही है और देश का संत समाज अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर बीजेपी फंसी हुई है और इन सब के बीच मनरेगा पर कांग्रेस का दांव कितना मजबूत साबित होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। राहुल और ममता का वार और कैसे बीजेपी में दो फाड़, इन सब को यहां जरा आज चर्चा में आगे बढ़ाने की कोशिश और समझने और समेटने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले जरा डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, मनरेगा से शुरुआत करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये मनरेगा पर कांग्रेस का दांव कितना मजबूत है? यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या आखिर क्यों कृषि मंत्री को यहां आना पड़ा? कल कृषि को लेकर भी बातें हुई हैं, किसान को लेकर बातें हुई हैं। 3 काले कानून और उस पर किसानों ने कैसे नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को झुका दिया था, इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया और इसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। और मजदूरों में जान फूंकने के लिए इन दोनों ने यह कहा कि जैसे यहां यानी किसानों के आंदोलन के कारण नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था, आइए यूनाइट हो जाइए, एकजुट हो जाइए और मनरेगा के मसले पर भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को झुकना होगा। क्या यहीं पर कृषि मंत्री थोड़ा गच्चा खाते हुए नजर आते हैं? कृषि मंत्री जी राम जी हो या जी ग्राम जी हो, क्या फर्क पड़ता है? ग्राम भी ग्राम की ही बात हो रही है और आप भी ग्रामीण अंचल परिवेश को, वहां के मजदूरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर परेशान क्यों है कृषि मंत्री? क्या ये एक ऐसा दांव है जहां पर बीजेपी परेशानी में फंस सकती है? डॉक्टर साहब, देखिए, पहले केंद्रीय मंत्रियों की थोड़ी सी बात कर लें। आवाज जी ठीक है, आ रही।
है कि वे अपने आप को मूर्ख साबित करने में होड़ लगाए हुए हैं। सचमुच में अच्छा नहीं लगता कि देश के इतने बड़े पद पर बैठे हुए केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो मंत्री बने बैठे हैं उन्हें विपक्ष की कोई प्रवक्ता मूर्ख लिखे। लेकिन क्या ही किया जाए राजीव जी, जब वे खुद इस पर ही उतारू हों कि उन्हें मूर्ख समझा जाए और माना जाए। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के तंज को नहीं समझा। उस भाषण में वे मजे लेने के लिए योजना के नाम को जिस तरह उच्चारित कर रहे थे, फिर सदन से पूछ रहे थे क्या नाम है, वो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दरअसल में वे केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के नाम बदलने पर तंज कस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे थे सीधे सीधे। अभी राजीव जी 24 घंटे पहले एक और केंद्रीय मंत्री ने ऐसा ही ज्ञान बघारा था। नाम है पीयूष गोयल। वे कर्नाटक में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर कुछ ज्ञान बांट रहे थे कैमरे पर। सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल एक्स पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें याद दिला दिया कि वंशवाद की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपके पिताजी तो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे वेद प्रकाश गोयल, और माताश्री महाराष्ट्र में विधायक थी। तो ये मंत्री लोग जब इस तरह की बात करते हैं वे तो भूल जाते हैं कि वे कहां खड़े हैं, उनकी खुद की क्या हैसियत है, वे कितने ज्ञानी हैं। अब जहां तक सवाल इस योजना को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी के आंदोलन का है, निश्चित तौर पर बीजेपी भीतर ही भीतर इस बात को लेकर चिंतित होगी। उसे होना ही चाहिए कि जिस योजना के जरिए गांव गांव तक, जिस योजना के नाम बदलने का संदेश गांव गांव तक चला गया है, जहां तक कि देश के आम पढ़े लिखे से लेकर साधारण मजदूरों तक यह मैसेज चला गया है कि नरेंद्र मोदी गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं, इसलिए योजना का नाम बदला गया है। इस चक्कर में गांव गांव तक, देहात में योजना की जो शर्तें बदली गई हैं, उसके जो प्रावधान बदले गए हैं, उनको भी जानने और समझने की कोशिश लोगों ने की है। इसके चलते लोगों को मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ योजना का नाम नहीं बदल रहे हैं, उसमें काम के दिन, काम के घंटे, उनमें भी कटौती होने वाली है। इसका खर्च का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा जा रहा है। योजना कौन सी बनेगी, कौन किस योजना में इस योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा, उस सबको लेकर जितनी बातें लोगों तक पहुंचना थी, कांग्रेस के इस आंदोलन से पहुंच रही हैं। आपका सवाल वाजिब है कि क्या बीजेपी को इससे फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वर्ग है जो एकजुट होकर सोच सकता है, हम इस बात की गारंटी नहीं दे रहे कि मजदूर सारे एक साथ सोचेंगे या पूरे देश के मजदूर एक सा कोई विचार करेंगे इस पर आगे चलकर चुनाव के मौके में खास तौर से, लेकिन अगर सचमुच में इस देश की एक बड़ी आबादी जो इस पर आश्रित है, जिसके लिए अपने जीवन यापन का, जिसके लिए धनोपार्जन का ये एक जरिया है, अगर उसको ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान उसके अधिकारों पर, उसकी रोजी रोटी पर डाका डाल रहे हैं, तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। बहुत संक्षेप में, ममता बनर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज दिन है, उस पर सिर्फ एक बात याद दिला दें। नेताजी के पोते हैं चंद्र कुमार बोस, किसी जमाने में बीजेपी में चले गए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिए। 2023 में बीजेपी छोड़कर बाहर हो गए। आज उनकी हालत यह है कि एसआईआर का नोटिस, मतदाता सघन पुनरीक्षण का नोटिस चंद्र कुमार बोस और उनकी धर्मपत्नी को भी मिल गया। उनके 2 बेटे विदेश में रहते हैं, उनकी अथॉरिटी उनके पास थी, तो वहां के निर्वाचन अधिकारियों ने उन्हें इतना परेशान कर लिया कि अब वे बाकायदा मीडिया में बयान दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, इसे ठीक से नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि हमारी तो सब चीजें थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि मैचिंग नहीं हो रही है।
आपके नाम और वो सब अपलोड नहीं हो रहे हैं ठीक से, इसलिए आपको नोटिस देकर बुलाया गया है। तो ये तो हाल है एसआईआर का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते का। अब यहां बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि एडमिरल अरुण प्रकाश, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, उन सब का भी क्या हाल हो चुका है इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण में। जी डॉक्टर साहब। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है पिछले 7 महीने से, और दूसरी तरफ राज्य दर राज्य एसआईआर करवाने की जिद चुनाव आयोग की वो बढ़ती चली जा रही है। इस पर हम लोगों ने कई बार, और कल शाम को भी आपने चर्चा इसी मंच पर न्यूज़ पॉइंट में ही आपने सुनी थी चर्चा, और उसमें बहुत सारी बातें हमने की थी। लेकिन ममता बनर्जी का ये दावा बहुत गंभीर है कि 3 से 4 लोगों की आत्महत्या हो रही है, यानी 3 से 4 लोग खुद की जान ले रहे हैं लगातार रोजाना, और इसी एसआईआर के टेंशन में, दबाव में, प्रेशर में। एसआईआर पे भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब यहाँ कांग्रेस बनाम बीजेपी और मनरेगा के मामले पर अभी तक बीजेपी की तरफ से चुप्पी थी प्रशांत जी, लेकिन अब बीजेपी यहां अपनी बात, और कृषि मंत्री जब खुद मैदान में आ गए हैं, तो इसे क्या माना जाए? कृषि मंत्री में कोई डर, या कृषि मंत्री जिस ढंग से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगातार पिछले 20 साल से उनके पॉलिटिकल करियर में उनको किनारे करने की कोशिश करते रहे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहे, क्या इस मामले में भी उसी दिशा में ये बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं, या यहां पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मामला ज्यादा गंभीर है और इसलिए यहां अपनी बात पहले से रख दो? किस ढंग से देखा जाए? देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा कि मनरेगा को बगैर तैयारी के और जी राम जी को बगैर किसी सोचे समझे लाया गया है जल्दबाजी में। अपोजिशन के पास एक बड़ा कार्ड है कि वो सरकार को इसमें फंसा सकती है। बहुत बड़ा झोल जो है वो सरकार की नीतियों में नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया कि ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मामला बन सकता है। अब आप सोचिए राजीव जी, मैं सिलसिलेवार इस पे आता हूं। 12 करोड़ से ऊपर तो मनरेगा के वर्कर्स हैं देश भर में, और ये सीजन के पीक में 16 करोड़ 25-26 करोड़ जाते हैं। अब जरा इनका अमाउंट देख लीजिए कि कितना पेंडिंग है। तो अमाउंट जो है वो 82% अमाउंट जो है वो इनका पेंडिंग है तमिलनाडु में, केरल में, मध्य प्रदेश। तमिलनाडु में जहां मोदी जी आज, केरल और तमिलनाडु में जहां प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, वहां पे मतलब 80% से ऊपर पेमेंट पेंडिंग है। इस तरीके से बाकी राज्यों को भी आप देखिएगा तो 90% तक पेमेंट पेंडिंग है। 17,000 करोड़ के पेंडिंग पेमेंट है अभी तक के, पेंडिंग लायबिलिटीज 17,000 करोड़ के। अब आप सोचिए कि ये जो मनरेगा के वर्कर्स है, अब ये संगठित वर्कर्स नहीं है। मनरेगा का कोई संगठन, जैसे किसान आंदोलन हमने देखा कि संगठित लोग थे, फैक्ट्री मजदूर संगठित है, मनरेगा अभी संगठित नहीं है। अपोजिशन पार्टीज को 2-3 काम तुरंत करने चाहिए। एक, इनका संगठन बनाए और संगठित आंदोलन चले। उसके बाद जो पेंडिंग मामले हैं, पेंडिंग ड्यूज जिनके पैसे नहीं मिले, 15 दिन काम खत्म होने के 15 दिन बाद उसके पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो पेनल्टी है। नहीं तो उसके अलावा तीसरा जो एक ऑप्शन है वो है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, मनरेगा एक्ट का एनेक्शन 3 कहता है, पार्ट 3, कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वो मुकदमा कर सकते हैं। मास लेवल पे देश भर में जिनके पेमेंट रुके हुए उन पे मुकदमे उनके होने चाहिए। ये इतना बड़ा मामला है कि आप देखिए कि लोग, कोई ठेकेदार, कोई फैक्ट्री वाला, कोई बिजनेसमैन जब अपने वर्कर को पैसा नहीं देता है तो कितना शोर मचता है। ये कहा जाता है कि बेगारी ले रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ। तो ये क्या मोदी सरकार ने ये 12 करोड़ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है जिनके पेमेंट रुके हुए हैं?
तो तमाम सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं, कांग्रेस के पास एक बड़ी लीगल टीम है, उनको पूरे देश में मुकदमे करने चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, जो भी लीगल रिड्रेसल मनरेगा के अंतर्गत है वो करना चाहिए, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से पेमेंट नहीं गए हैं। राजस्थान में 4 महीने का पेंडिंग है पेमेंट, तो बीजेपी की सरकारों में पेंडिंग है, और जो विपक्ष की सरकार है वहां तो पैसा भेजते ही नहीं है। 68,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में मनरेगा में रखा गया था, उसका अधिकांश पैसा जो है वो पेंडिंग पेमेंट या एरियर में चला गया, नए पेमेंट फिर पेंडिंग है। तो इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है और उतना बड़े लोग प्रभावित हैं इस मनरेगा को, जिस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब 2008-9 में ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी लेमन ब्रदर्स के बैंक के कलप्स के बाद, तो मनरेगा की वजह से भारत की इकोनॉमी बच गई थी। 2 बड़े कारण थे, हमारा डोमेस्टिक डिमांड और हमारे सरकारी बैंक। इन 2 वजह से हमारी जो आर्थिक मंदी से हम निकल पाए थे, असर नहीं हुआ था हमारे ऊपर, हमारे यहाँ नौकरियां नहीं गई थी, हमारे यहाँ बेतहाशा महंगाई नहीं बढ़ गई थी जैसे दूसरे देशों में, हमारे यहाँ बैंक नहीं बंद हो गए थे। ये मनरेगा की वजह से हुआ था। तो मनरेगा का अपोजिशन को एक फैक्ट शीट लाना चाहिए कि मनरेगा ने इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट किया है, इस मिडिल क्लास को कितना कंट्रीब्यूट किया। जो मिडिल क्लास कहता है कि मनरेगा का मतलब है कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, जो इसके मजाक उड़ाते हैं मोदी जी। इस गड्ढा भरो गड्ढा खोदो के अभियान में असली जो मजा है वो मिडिल क्लास ने लिया है। जब मनरेगा जैसी स्कीम लागू हुई तब मिडिल क्लास की छुट्टियां जो है वो मसूरी नैनीताल से थाईलैंड और सिंगापुर हो गई थी। वो असर मनरेगा का ही था। पड़ोस की दुकान की जगह शॉपिंग मॉल के एस्केलेटर्स में घूमना शुरू कर दिया था। वो जो इकोनॉमिक बूम आया था उसका बड़ी वजह मनरेगा थी। तो एक फैक्ट शीट रखनी चाहिए, एक आंदोलन की, बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर 12 से 16 करोड़ मजदूर इसमें शामिल हैं तो ये बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो कि बनना चाहिए। और यही कारण है, शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि झोल कहाँ पे है, पैसे नहीं गए, लोगों में नाराजगी होगी। और आखिरी बात, अब हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं, पुराना मनरेगा खत्म हो गया, नया कानून अभी लागू नहीं हुआ। इस बीच जॉब ऑर्डर्स नहीं निकल रहे हैं, तो मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा जिनके पास मनरेगा का कार्ड है, जॉब कार्ड है। और उसके अलावा जो नया अभी जी राम जी जो है उसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। स्टेट अभी आइडेंटिफाई करेंगे 60% कौन कौन स्टेट देगा, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होंगे तब जाके काम मिलेगा। और अब 1.5 महीने बाद रबी की फसल कटाई है, तो औने पौने दाम पे मजदूर जो मनरेगा में काम करता था वो औने पौने दाम पर वो मजदूरी करेगा, क्योंकि उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो उसकी बार्गेनिंग पावर मनरेगा से थी वो खत्म हो गई। यही मोदी जी चाहते थे। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर मनरेगा मजदूरों के कारण कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को देश ने देखा है और खासकर मिडिल क्लास ने उसको महसूस किया है, उसको एंजॉय किया है कह सकते हैं। अभी उसी मनरेगा को अगर खत्म करने की साजिश रची गई और अब जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आए, यह अधिनियम अब कानून बन चुका है और उसको लागू करने की जो तैयारी चल रही है देश भर में, अखबारों में विज्ञापन दिए गए और उसको प्रचारित किया गया। नरेंद्र मोदी अब अलग अलग चुनावी मंचों से भाषण में उसका जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन मनरेगा कहाँ गड़बड़ था, मनरेगा में क्या गलती थी, क्या खामी थी, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो नरेंद्र मोदी का जो भाषण था 2015 का भाषण सदन के अंदर बजट सत्र के दौरान, फरवरी का महीना था, मुझे जहां तक ध्यान है 15 फरवरी की तारीख, और थोड़ी देर में वो बाइट भी दिखा देंगे जिसमें उन्होंने मनरेगा को क्या कहा था। अमलेंदु जी क्या कहा था मनरेगा को उन्होंने? ये मोनूमेंटल है विफलताओं का कांग्रेस की, मैं इसको मोनूमेंटल है और मैं इसको खत्म नहीं करूंगा। आपको मेरी राजनीतिक बुद्धि पर यकीन, मतलब विश्वास होना चाहिए, मेरी सूझबूझ पर।
मैं इसको ख़त्म नहीं करूंगा। ये तो आपकी विफलताओं का मोनूमेंटल है कि कांग्रेस ने 70 साल तक गड्ढे खुदवाए, ऐसे हाथ पटक के कहा था मोदी जी ने। तो गड्ढे खुदवाए, गड्ढे खुदवाए, गड्ढे खुदवाना, अगर रोजगार दे रहे हैं तो उसको गड्ढे खुदवाए कह रहे हैं आप। परेशानी यही है, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। परेशानी यही है, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि नाले के गटर से आप जो गैस है उससे चाय बनाइए, अगर आपको रोजगार नहीं है तो पकौड़े तलिए, ये भी रोजगार है, लेकिन उसी गटर का पानी पिलवा के आप इंदौर में मरवा रहे हैं लोगों को। इस पर आप एक शब्द नहीं कहते, एक शब्द नहीं कहते। आप पूरी दुनिया आपके ऊपर जिस ढंग से हंसती है उसको आप देखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आपके आंखों पर लगा हुआ चश्मा जो है वो किसी और पावर का है, इसलिए शायद नहीं देखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इस बात को, हिंदुस्तान की जनता 142 करोड़ आज दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला कंट्री हम हैं, और इस चीज को जरा बाइट सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी की उस बाइट को जिसको अभी अमलिंदु जी बता रहे थे, और फिर सुनील शुक्ला जी आपका कमेंट। और मनरेगा पे चर्चा जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि 28 तारीख से जब फिर शुरुआत होगी, बजट सत्र की शुरुआत होगी, मनरेगा का जिक्र बार बार आएगा, और ये आने वाले समय में माइलस्टोन साबित होगा कांग्रेस पार्टी की राजनीति का। मेरी बातों से शायद आप लोग भी सहमत होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले सुनते हैं इसी मनरेगा पर क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी ने। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जी का जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तो सुन रहे थे आप सुनील शुक्ला जी, यहां गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया। रोजगार, काम, गड्ढा खोदना, नहर, तालाब, ये सब बनाना, ये क्या ये स्मारक है? और मजदूरी करना क्या बेइज्जती है? किसी के हाथ में रोजगार देना, हाथ में कुदाल लेना, फावड़े लेना, क्या हंसिया लेना, ये क्या जो अभी राहुल गांधी और खड़गे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्या बेइज्जती है? दुनिया भर में, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ नारा, 1 मई मजदूर दिवस, ये मजदूरों का अपमान नहीं है तो क्या है ये? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं इसे स्मारक बनाऊंगा, जीता जागता स्मारक, और दुनिया को दिखाऊंगा, यानी भारत का नाम आप बदनाम करेंगे। लेकिन अब जब मनरेगा आपने खत्म कर दिया तो पूरी दुनिया से आपके पास चिट्ठियां आ रही हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स आपको चिट्ठी लिख चुके हैं। इसलिए यहां पर आपसे यह समझना है कि कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है, क्या यह रास्ता सही है, उचित है?
धन्यवाद राजीव जी। मजदूरों और किसानों के साथ खड़ा होने वाला कोई भी रास्ता उचित है। अगर अगर मनरेगा गड्ढा खोदने, गड्ढा पाटने और गड्ढा बनाए रखने का अगर कार्यक्रम था, तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलाया जिससे कुतुब मीनार बन गया। उन्होंने ऐसा कौन सा कार्यक्रम बनाया जिसमें ताजमहल बन गया। हम उसी को याद कर लें और मान लें कि नहीं, एक जो मनरेगा कार्यक्रम था वो केवल गड्ढा खोदने का कार्यक्रम था। कोई कार्यक्रम बता दिया सरकार जिसने चलाया और आज आप देश में जगह जगह एफिल टावर बना हुआ देख रहे हैं। दिखाई पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार कर लेंगे उसको। एक ऐसा कार्यक्रम इस पिछली भारत सरकार ने दिया, यूपीए की सरकार ने दिया, जिसमें लोगों को काम का अधिकार दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था, और उनकी जरूरत के अनुसार जब उनको आवश्यकता होगी तब काम देने की बाध्यता थी व्यवस्था की। उनको समय से उनका जो पारिश्रमिक, निश्चित पारिश्रमिक थी, वह देने की बाध्यता थी, कानूनन ये जिम्मेदारी थी सरकार की। आपने उसको छीन लिया और केवल आपका उद्देश्य क्या है, उस कार्यक्रम में कोई सुधार करने का लक्ष्य हो, वो भी हमारे हम आप स्वीकार कर लेंगे। उद्देश्य क्या है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत कुछ मिला करके राम जी नाम आ जाए, ऐसा नामकरण हो कि उसमें राम जी नाम आ जाए। उससे किसी का भला होगा या नहीं होगा ये चिंता आपकी नहीं है। आपने जो जो आरोप आप लगाए उस मनरेगा कार्यक्रम को लेकर के, उसमें कितने आपने सुधार कर दिया। आप अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, इस कार्यक्रम, एक अकेला आरोप क्या लगता था कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के आरोप पर भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करेंगे आप कि कार्यक्रम को ही बंद कर देंगे, योजना को ही बंद कर देंगे। और अगर यह प्रचलन में है, यह प्रमुख चीज है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए और बंद कर दीजिए, तो इस देश ये एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार अपना कौन सा कार्यक्रम चला सकती है? कौन सी ऐसी योजना जिसे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा है? कौन से ऐसा इनकी नीतियां हैं जिसे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा है? आप अगर कहे कि रिपोर्ट सार्वजनिक करना बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? कहां कहां भ्रष्टाचार है, ये तो विमर्श में है सब जगह। तो केवल आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके पूरे कार्यक्रम में एक ऐसा नामकरण खोज के लाए जिसमें राम जी आ जाए, और आपको ये कहने के लिए हो जाए कि इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले लोग राम जी का विरोध कर रहे हैं। यह तो आपका लक्ष्य है। और आप आरोप लगा रहे हैं किसान मनरेगा कार्यक्रम से केवल गड्ढा खोदने वाला कार्यक्रम चल रहा था, अब बंद कर दिए होते। 2014 में आप सत्ता में आए, तत्काल बंद कर देते कि नहीं अब गड्ढा नहीं खोदा जाएगा, अब कुतुब मीनार बनाया जाएगा। बनवा लेते भाई, कौन रोक रहा है इसको? तो आपने तो किया नहीं। आज भी जो आप कार्यक्रम लागू कर रहे हैं उससे क्या कर लेंगे? उससे आप कोई ऐसा कारखाना बना देंगे क्या जहां आईएनएस बनेगा, जहां पे हेलीकॉप्टर बनेंगे और हवाई जहाज बनेगा? इस मनरेगा, ये जो राम जी वाला आप कार्यक्रम ले आए हैं, उसमें क्या बनाएंगे आप? हावड़ा का ब्रिज बना देंगे आप इस कार्यक्रम के तहत? बनेगा क्या? वही तो कार्यक्रम होगा जो लोगों की जरूरतों का है। और अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आरोप लग रहा है कि आप कारपोरेट को सस्ते दरों पर मजदूर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल मनरेगा के वजह से यह निश्चित रूप से था कि मजदूरों के पास बार्गेनिंग पावर थी। उनके पास ये था कि इससे न्यूनतम दर है मेरा, इससे अगर हम अपने गांव में काम करेंगे, अगर मुझे कहीं और काम करना है तो इससे ज्यादा मुझे पैसा मिलना चाहिए। अगर मुझे पैसा नहीं, आप नहीं देंगे तो ठीक है, कम पैसे में अपने घर पे हम काम कर लेंगे। आज जो स्थिति आपने खत्म कर दी। और बाकायदे घोषित रूप से आप क्या कहते हैं कि हार्वेस्टिंग के समय में मनरेगा बंद रहेगा। हार्वेस्टिंग से क्या मतलब? खेत की जुताई, खेत की बुआई, खेत की फसल की मड़ाई। तो जहां पे एक फसली जमीनें हैं वहां 2 महीना, और जहां 3 फसली जमीनें हैं वहां 9 महीना। देंगे कब काम आप? बाकी समय में कभी बाढ़ आई रहेगी, कभी सूखा पड़ा रहेगा, कभी कुछ रहेगा, तो आपका काम बंद। और तय कौन करेगा इसको? ग्राम पंचायत नहीं तय करेगी। इसको बैठ करके दिल्ली के में जो लोग बैठे हुए हैं वो तय करेंगे। वो ये बताएंगे कि कोहिमा के किस गांव में कितने काम की जरूरत है और किसको काम की जरूरत है। ये आज तक हो पाया है क्या? और अगर यह केंद्रीकृत व्यवस्था इतनी ही प्रभावी होती, इतनी ही जनहित में होती, इतने ही लोकहित में होती, तो फिर आप पंचायतों की व्यवस्था क्यों किए होते? अब सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती, सब आप चलाते रहते। लेकिन पंचायतें आपने इसलिए बनाई, स्थानीय निकायों का गठन इसलिए किया गया कि स्थानीय स्तर पर उसका निर्णय हो सके।
ये जो मनरेगा का सवाल है, और मनरेगा के सवाल पे कांग्रेस का खड़ा होना, ये मजदूरों के साथ खड़ा होना, अकुशल मजदूरों के साथ खड़ा होना, असंगठित मजदूरों के साथ खड़ा होना है, जिनका शोषण होता रहा, जिसको औने पौने दांव पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप उसको कैसे ले सकते हैं? और इसीलिए यह सवाल है कि जो आप किसानों के साथ क्या बाध्यता थी, किसानों के हक छीनने के लिए आप आमादा थे, उनकी उपज की कीमत देने के लिए आप तैयार नहीं थे, किसानों को पूरी तरह से कारपोरेट के हवाले करने की तैयारी कर रखी थी आप। कारपोरेट को पूरी तरह से, किसानों को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए आप ढकेल रहे थे। वो नहीं तैयार हुए। क्यों तैयार होते? उनकी मांग यह है कि उनको खाद और बीज समय से मिल जाए और उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल जाए। आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पूरे के पूरे तरह से कृषि जगत को मार्केट के भरोसे, मार्केट के हवाले करने के लिए आप आमादा थे। किसान खड़ा हो गया, क्योंकि वैसे भी अगर वो मार्केट के हवाले होता, वैसे भी उसको मरना था। कहा ठीक है, मौसम के बाद झेल करके बलिदान दे देंगे। आपकी मजबूरी हुई कि आपको इस सरकार को पूरा का पूरा कानून वापस लेना पड़ा। वही स्थिति है। कांग्रेस निश्चित रूप से बड़ा काम कर रही है कि वह मजदूरों के साथ खड़ी हुई। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यूपीए के उसकी अपनी सरकार थी, उसमें जो बना हुआ कानून था वो हटा दिया गया। कानून बनते बिगड़ते रहते हैं, संशोधन होता रहता है। आज कांग्रेस मजदूरों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है और एक राजनीतिक दल के रूप में उसकी जिम्मेदारी भी है कि जिनका हक छीना जा रहा है उसके साथ खड़ी हो और उनकी आवाज को बुलंद करे। जी, कांग्रेस की रणनीतियां क्या हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा का दांव कांग्रेस के लिए कितना मजबूत दांव है। जरा आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, आपसे भी समझूं। यहां पर एक तरफा मनरेगा और अभी आने वाले समय में कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है कि संसद के बजट सत्र में हम क्या करने वाले हैं। पहले दिन से यहाँ विवाद जो अभी तक चल रहा है मनरेगा को लेकर, महात्मा गांधी के नाम को हटाने से इसकी शुरुआत हुई थी और ओवरऑल नाम को बदला गया। इस पूरी की पूरी अगर ऐसे देखा जाए तो इस पूरे कानून को ही खत्म कर नए कानून को यहाँ पर उसकी जगह लाया गया है। अब इसको जैसे भी कहें कि नहीं जी हमने तो सिर्फ नाम बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं, लेकिन अंदर खाने देखिए तो पूरी साजिश नज़र आती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ कितनी मजबूत नज़र आती है अपने इस एजेंडे पे, अपने इस अगले दांव पे। राजू जी, हम लोग बार बार इस मसले पे बात करते रहे। डॉक्टर पाठक ने और शुक्ला जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि एक तो इसके अंदर ये अब रोजगार गारंटी नहीं रह गया है। देखिए, अभी हम थोड़ा व्यापक परिवेश में देखें तो एक चीज को समझना होगा कि देश इस समय जलवायु परिवर्तन में जिस दौर से गुजर रहा है, आप देखिए आज जो बारिश हो रही है हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सोचिए कि 80 दिन बाद पानी बरसा है। इस समय जो है पहाड़ों के इलाकों में बहुत सारी जगह अप्रत्याशित गर्मी के कारण जो बांझ के फूल और जो पेड़ फलों में फूल मार्च में आना चाहिए वो अभी आ गए। बर्फबारी लगातार 5 साल से कम हो रही है। इस जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हमको शहरों की आबादी बढ़ने से रोकना है और गांव से शहरों की ओर पलायन रोकना है। गांव से शहरों की पलायन के जो कारण है उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन ये बहुत अस्थायी कारण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सशक्त रोजगार की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे उपस्थित है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों के बाद भी गांव में रहना पसंद करता है। यदि किसी के घर में 3 या 4 जॉब कार्ड बने हुए थे तो ये मान लिया जाता था कि वो अब गांव में अपने लिए उसके पास में अच्छी गुंजाइश है। प्रशांत जी ने बताया कि लगभग 12 करोड़ जॉब कार्ड इस देश में बने हुए हैं, लेकिन मैं सरकार के एक आंकड़ा बता रहा हूं। ये जो ई श्रमिक पोर्टल है, ई श्रमिक पोर्टल बताता है कि देश में 30 करोड़ असंगठित मजदूर है और उस 30 करोड़ असंगठित मजदूरों में से 53.6% उसमें महिलाएं हैं और इनमें 94% वो लोग हैं जिनकी आय 10,000 रुपये महीने से कम है। अब आप सोचिए कि असंगठित मजदूरों की जो फौज हम तैयार कर रहे हैं
जो 10,000 रुपये महीने से कम में महीने में काम करे, वो आखिर हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं फौज? ये क्या आत्मनिर्भर फौज? मनरेगा जब नाम दिया गया था तो उसके अंदर बहुत बताया गया था, गांधी जी का जो मूल सिद्धांत था कि अपनी इच्छा से अपने घर के पास डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में रोजगार की योजना है, जिसमें आप अपनी जरूरत पर रोजगार मांग सकते हैं। यदि हम देने में असफल रहे तो हम आपको स्टाइपेंड देंगे। ये डेवलपमेंट डिग्निटी का जो फार्मूला था वो मनरेगा से आया था। लेकिन आज जो योजना आ गई है, ये यानी रोजगार में आत्मसम्मान को परे रखकर राजनेता तय करेंगे कि हमको किस इलाके में, शहरी इलाके में मजदूर भेजने हैं, वहां पर वो मनरेगा जैसी स्कीम को ताला लगाएंगे। अब बात आती है कि क्या ये जन आंदोलन बन पाएगा? क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा एक जो समस्या जा रही है वो ये है कि इस समय देश की लगभग 65% आबादी किसी न किसी तरीके से सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं से प्रभावित है, का लाभ ले रही है, जिसमें किसान योजना है, लाडली बहना योजना है, विधवा योजना है, कई है, जो उनको लगता है कि बगैर मेहनत के उनको पैसा मिल रहा है। उसमें बहुत सारे मनरेगा से जुड़े हुए लोग, उन लोगों तक कन्विंस करना कि आप एक जन आंदोलन में भाग लें, ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। अभी कांग्रेस सामने वो भी चुनौती है कि ये ही मनरेगा के मजदूरों को कन्विंस करना कि आपको जो 5 किलो अनाज मिल रहा है ये आपको निकम्मा बनाने का तरीका है, आपको अपने रोजगार के लिए लड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो श्रमिक है, अधिकांश श्रमिकों की स्थिति होती है कि कुआं खोदना और उसी दिन पानी पीना। वो जन आंदोलन में कितने भागीदार होते हैं, ये एक यदि बहुत बड़ी भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा नहीं जुड़ पा रही है, तो क्या हम उन लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप अपना काम करिए, आप अपनी जो भी टेम्परेरी रोजगार व्यवस्था करिए, लेकिन ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। ये जो संप्रेषणीयता है, संचार का तरीका, और उस परिस्थिति में कि जब भारत का अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहलाता है वो विज्ञापन दिखा के खुश है। मनरेगा का ढोल पीटने वाले प्राइम मिनिस्टर कभी ये नहीं बता रहे, जिसकी मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार और चर्चा की थी, पिछले 10 साल की सीएजी की रिपोर्ट है कि कौशल विकास योजना में क्या हुआ। 100% फर्जी पैसा बांट दिया लोगों को, आप या खा गए। आप गड्ढे खोदने की बात कर रहे थे, गड्ढा खोद के आदमी ने अपने श्रम से जो पसीने की बूंद से उस धरती को गीला किया है, लेकिन कौशल विकास योजना में तो आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खा गए पूरे पैसे। और अकेले कौशल विकास योजना की बात नहीं है, यदि हम अभी राज्यों की जो स्वास्थ्य 5 लाख वाली योजना है उसको देखें तो हर राज्य में 50% फर्जी केसेस हैं। हम अपनी योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला पा रहे? हम उस पर तो बात कर नहीं रहे, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ढोली है, जिसको हम ढिंडोरा कहते हैं, वो ढिंडोरा पीटना जानता है। भाई, यदि मनरेगा में इतने करोड़, इतने अरब का घोटाला है तो 10 लोगों को जेल हो जाती है अभी तक, यदि इतना ही बड़ा भ्रष्टाचार था तो हम को देखिए, 2 चीजें की इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि डिग्निटी के साथ में रोजगार के दुनिया की सबसे बड़ी योजना पे सबसे बड़ा हमला है। अब इसको जन आंदोलन बनाना के कारक को लेकर भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, खासतौर पर उस परिस्थिति में कि कांग्रेस में क्षेत्रीय छत्रपों में जो आपस में टकराव चल रहे हैं, वो उस टकराव से परे होकर इन मुद्दों पर वो कैसे सामने आए। हालांकि ये बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में और पंजाब में
बहुत कड़ाई से दो टूक बोल दिया है कि वो गुटबाजी हुई तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और मनरेगा को लेकर मध्य प्रदेश में तो मैंने देखा है बहुत सारी जिला स्तर पे भी आंदोलन छोटे छोटे शुरू हुए हैं, पुतले जलाए गए हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये उस वर्ग तक पहुंचना कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको जो भी वहां के मीडिया मास्टर्स बैठे होंगे वो किस तरीके से कन्विंस करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। और साथ में हमको ये कौशल विकास योजना सर की योजनाओं के लिए भी लोगों को बताना होगा कि जो दूसरों पे जो कंकड़ उछाल रहे हैं, इनके ऊपर तो चट्टानें गिरी पड़ी हैं, जो अडानी का मीडिया अपने सिर पे लेकर लोगों को सामने नहीं बता पा रहा है। तो ये एक सतत साइमल्टेनियस प्रक्रिया है। और देखिए, इस समय यदि हम सोचे कांग्रेस में टकराव है, जो मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विचित्र किस्म के आंतरिक टकराव से जूझ रही है, और वो केवल पैसा और जो सरकार की शक्ति है उसके कारण जो ऊपरी खोल जितना जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये इतना है नहीं। एक व्यक्ति जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 12 अध्यक्ष बने, 11 व्यक्ति अध्यक्ष बने, जिसमें सबसे कम पढ़ा लिखा है। जिस समय दुनिया के दौर में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय आप सबसे कम पढ़े लिखे इंटरमीडिएट को अध्यक्ष बना रहे हो, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हो जिसका केंद्र की राजनीति तो सही है, राज्य की राजनीति में भी राज्य स्तर का कोई योगदान नहीं है, उसका कोई नजरिया नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी टकराव से जो जूझ रही है, कांग्रेस के लिए एक अच्छा फील्ड है, अच्छा समय है मनरेगा को लेकर आगे चलने का। उसके साथ में मुझे लगता है उनके जितने सहयोगी दल है उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए उनको। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत व्यापक बनाकर एक जन आंदोलन के आकार में लिया जा सकता है। हालांकि पंजाब सरी के राज्यों में, हरियाणा सरी के राज्यों में किसान संगठन जो है मनरेगा हटाने के विरोध में अभी तक कई जगह ज्ञापन देते रहे हैं, और वो इस आंदोलन को अपरोक्ष से समर्थन दे रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। मनरेगा का जिक्र यहाँ बार बार आ रहा है, आने वाले समय में और भी आएगा, इसलिए क्योंकि बजट सत्र में मनरेगा के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता कितने इनके साथ आते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर जो दांव चला है वो कितना फायदेमंद हो सकता है चुनावी राजनीति में, जबकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और वो 5 राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं, क्या ये दांव सही है, मजबूत है? राजीव जी, दांव सही भी है, मजबूत भी है, और सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि जो मनरेगा का मजदूर है वो आता किस समाज से है, वो दलित, दमित और वंचित तबका जो है उससे आता है राजीव जी। और सीधा सीधा प्रहार जो है मोदी जी की सरकार ने उन दलित वंचित तबकों के ऊपर किया है, ये उनका रोज़गार का अधिकार छीनकर। और जाहिर सी बात है राजीव जी कि इस तबके के बीच अगर पहुंचा जाएगा, जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि इसको संगठित करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन संगठित पहले भी हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन हुआ करते थे, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, और वो उस समय खेत मजदूरों पर अच्छे काम किया करते थे। अब तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ ही खैर कहाँ हैं, इसलिए उनकी चर्चा क्या करना, लेकिन एक समय था कि जब भारतीय खेत मजदूर यूनियन उनका काम किया करता था और लोगों को संगठित किया करता था और मांगे भी उठा करती थी। और मनरेगा ने राजीव जी सिर्फ रोज़गार देने का काम नहीं किया, बल्कि इस देश का जो जलवायु है उसको और जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनको भी सहेजने का काम किया। मनरेगा ने गड्ढे खोदे, मोदी जी बड़ा ताली बजा कर कह रहे थे, मगर ये बताना भूल गए मोदी जी कि इन गड्ढे खोद के ही बहुत से तालाब जो थे वो पुनर्जीवित किए गए इस मनरेगा के ज़रिए ही। और तालाबों का कितना महत्व है ये शायद मोदी जी तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, पहले और आखिरी। और तालाब वाले विद्यार्थी नहीं रहे। हाँ, तालाब वाले विद्यार्थी नहीं रहे, और उसके पहले और आखिरी विद्यार्थी हैं। उसका कोई टीचर भी नहीं हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया वो। तो इसलिए उन्हें नहीं मालूम होगा कि मनरेगा ने किस तरीके से तालाबों को पुनर्जीवित किया, किस तरीके से जो ग्राम समाज की ज़मीनें थीं उनको ठीक किया, ग्राम समाज के जो स्कूल हुआ करते थे उनमें किस तरीके से काम हुए। तो बहुत सारे काम उस मनरेगा के ज़रिए हुए, और सिर्फ काम ही नहीं हुए बल्कि एक तरह से कहा जाए
आम जो मजदूर था उसका जनजीवन जो था वो सुदृढ़ हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर उठा। और राजीव जी, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जैसे वो न्याय योजना की जब घोषणा की थी, वो न्याय योजना भी क्या थी? वो न्याय योजना भी यही थी कि अगर मजदूर जो है उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो बाज़ार से ज़्यादा सामान खरीदेगा तो व्यापार भी चलेगा, और जब व्यापार भी चलेगा तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी। तो यानी कि अगर पैसा जो सीधा सीधा अगर जाएगा, मजदूरी मिलेगी, काम से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था को भी उससे एक बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। लेकिन मोदी जी जो फिर कहा जाएगा, चूंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो अर्थव्यवस्था के तो है नहीं, तो वो समझ नहीं सकते कि मनरेगा का उसमें क्या महत्व है अर्थव्यवस्था के लिए भी, इसलिए उनको नहीं मालूम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राजीव जी आज भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जीडीपी में उसका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। तो जाहिर सी बात है कि उसको संगठित करना थोड़ा कठिन काम है निश्चित तौर पे, लेकिन उसको संगठित किया जा सकता है। अब जहाँ तक ये है कि उसका हाल फिलहाल जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों के, उनमें कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका लाभ राजीव जी 5 विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें मिले या ना मिले, लेकिन अगर एक आंदोलन खड़ा होता है, लोगों तक ये बात पहुँचती है, उस तबके तक ये बात पहुँचती है जो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि मोदी जी ने सीधे सीधे उसका अधिकार छीन लिया, 100 दिन की उसकी रोजी रोटी जो थी उसको छीन लिया, तो एक आने वाले समय में एक आंदोलन तो खड़ा होगा ही होगा, और सत्ता परिवर्तन की दिशा में भी एक चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए इस पे कांग्रेस को काम करना होगा। राहुल गांधी ठीक है अभी काम कर रहे हैं, ज़मीन पे भी थोड़ा काम शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा इस पर काम करने की आवश्यकता है। जब इस तरीके के आंदोलन खड़े होते हैं राजीव जी, तभी बात आती है कि संगठन कहाँ है, और चूंकि आंदोलन कम से कम बिना किसी संगठन के खड़े नहीं होते हैं, खासतौर से जब किसी मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन तैयार करना, तो उसमें संगठन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है कि वो संगठन उसका कितना सजग है, कितना उसको लेकर आगे जाता है। हालांकि अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं लगातार हम लोग देखते हैं कि इसको लेकर काम हो रहा है, पदयात्राएँ निकल रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये आंदोलन निश्चित तौर पे आगे बढ़ता है तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब जिस तरीके से हमारे जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए राहुल गांधी के कल के इस कार्यक्रम को देखकर, राहुल गांधी ने मुड़ासा मान लिया। कल हम लोगों क्या राजीव जी, वो प्रफुल्ल कोलखान जी थे, उनका ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी कम से कम गमछा बांधकर दिखाई तो पड़ रहे हैं, वरना तो जो आज कहता है कि हम चाय बेच कर आए हैं, वो तो राजसी ठाटबाट के साथ घर सिर पर पगड़ी बांध कर घूम रहा है। तो यही अंतर है राजीव जी कि जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था जिसको कहा जाता है, वो सिर पर मुढ़ासा बांध कर वो तो मजदूरों की बात कर रहा है, और जो कहता है खुद को कि चाय बेचकर वो पैदा, मतलब चाय उसने बेची है बचपन में, वो राजा बनने की तरफ बढ़ रहा है सेंगोल लेकर के। और जो सेंगोल लेकर चलते हैं दंडी स्वामी, उनको पिटवा रहा है कि पिटो, कैसे तुम हिंदुओं के शंकराचार्य हो, सबसे बड़ा शंकराचार्य तो इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो शंकराचार्य की पिटाई भी हो रही है। तो ये राजीव जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एंटायर गजब कारनामे हैं जो सब देश के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसको लेकर सरकार के सामने आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भले ही इसे कांग्रेस ने शुरू किया है, कई राज्यों की विधानसभाएं जो इस पर प्रस्ताव पारित कर रही हैं, कर्नाटक विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया इसके लिए, केरल में प्रस्ताव पारित हो ही चुका, पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव पारित हो चुका। तो जो विपक्ष के शासित सरकारें वहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन राजीव जी इसके ज़रिए एक बार फिर जो है मोदी जी ने एक और अवसर मुहैया कराया कि विपक्ष जो है इस मसले पर फिर एकजुट हो और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन बड़ा खड़ा हो, जिसमें विपक्ष भी हो और जनता की भी सहभागिता हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जिक्र भी कर रहे थे। ज़रा पहले सुनील जी आपके पास आता हूँ, फिर डॉक्टर साहब आपके पास, और प्रशांत जी आप सबके पास आता हूँ। सुनील जी, चूँकि आप वहाँ हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में ये सब कुछ चल रहा है, ये यहाँ संत समाज एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 में से 2 शंकराचार्य ऑलरेडी इनके साथ बताए जा रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, लेकिन प्रशासन जो है वो इनके खिलाफ बिल्कुल लगा हुआ है। अभी तबीयत बिगड़ चुकी है और हॉस्पिटल ले जाया गया है, ये बताया जा रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को। लेकिन चल क्या रहा है, और ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हुए और कहाँ रुकते हुए आप देखते हैं? सुनील जी। एक तो राजीव जी आपने कहा 2 शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य एक साथ हैं, चारों के चारों शंकराचार्य इस मुद्दे पर एक साथ हैं, और जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ है उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। जो अब उनको बुखार हो गया, क्योंकि बाहर ठंड में बैठे हुए थे, इस कारण से कल मैं उनसे मिला था, और उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। हमने उनसे पूछा, कहा भी कि आप साधु हैं, आप सन्यासी हैं,
धर्मगुरु हैं, आपको इस तरह का हठ आपके लिए उचित नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई हठ नहीं है, मैं तो केवल लेकर रहा हूं कि एक शंकराचार्य को जो सम्मान मिलना चाहिए उसी सम्मान के साथ मुझे संगम में स्नान करा दिया जाए, इसके अलावा तो मेरी कोई मांग नहीं है। और केवल ये कहा कि जिला प्रशासन जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया वो माफी मांग ले। यह विषय जो पूरे देश के स्तर पर चर्चा में हो गया है और देश के जो हिंदू परंपरा है, हिंदू मतावलंबी हैं, उनके लिए सबसे बड़े शीर्षस्थ धर्मगुरु शंकराचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी उनका कोई आग्रह नहीं है। उनसे मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कहा कि यहाँ हमको जब मैं नहाने गया था हमको स्नान नहीं करने दिया गया और ला करके छोड़ दिया गया, मैं वहीं बैठा हूं। ऐसा मतलब कोई ऐसी बात उनका नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं आप प्रधानमंत्री को बुलाइए, मुख्यमंत्री को बुलाइए, इनको फांसी दे दीजिए, इनको कोई मांग नहीं है उनकी। और क्या चाहते हैं आप? और शंकराचार्यों की परंपरा कोई ऐसा है ना कि शंकराचार्य कोई शास्त्रादेश सूत्र बनते नहीं है। जो हिंदू मतावलंबी हैं, जो आस्तिक व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी मान्यता पर निर्भर करता है वो किसको शंकराचार्य मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, संघ, विश्व हिंदू परिषद तो आधा दर्जन लोगों को शंकराचार्य बनाने में लगी हुई है और कई दशक से लगी हुई है, लोगों ने तो नहीं स्वीकार किया। अगर प्रशासन जो ये कह रहा है कि आपने अपने आप को शंकराचार्य लिख लिया, अरे आधा दर्जन आदमी तो इसी मेले में बैठा हुआ है जो अपने आप को शंकराचार्य लिख रहा है, किसको आपने नोटिस दे दिया? एक ऐसा एक आयोजन जो धार्मिक आयोजन है, हिंदू धर्म में सनातन धर्म विश्वास करने वाले लोगों का एक मेला है, वो वार्षिक मेला है जिसमें लोग अपने धार्मिक क्रियाकर्मों के लिए वहां इकट्ठे होते हैं, उसमें एक धर्मगुरु के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए और एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आजकल मैंने पूछा था कि आज चूंकि हम लोग बात जब कर रहे हैं तो आज बसंत पंचमी का दिन है, उनसे मैंने पूछा था कि आप स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है। अभी मौनी अमावस्या के बाद तो बसंत पंचमी का स्नान होता है। और मुझे आश्चर्य है और मैं ये मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन की वो भूमिका नहीं है। मतलब मेरी अपनी समझ से मुझे लग रहा था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की धृष्टता कैसे कर सकता कि किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ इस तरह का व्यवहार करे। और उस मेले का मेला प्राधिकरण के अधिकारी जो इन साधु सन्यासियों के सामने झुके रहते हैं। अब आप देखिए जो लोग उनको उनके पालकी को ठेल के ले जा रहा है वो कौन लोग हैं? ये पालकी से क्यों चलते हैं? मैंने पूछा भी था कल, और कल पालकी में उनको देख करके आया जिसको व्हीकल कहा जा रहा है। इसमें मैंने मुश्किल से 4 इंच के 4 पहिए लगे हुए हैं और उसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर वो बैठ नहीं सकते हैं तो उसके बीचों बीच खड़े होकर के उसके साथ साथ चलते हैं और उनके अगल बगल उनके शिष्य होते हैं। क्यों? कि एक यह कोशिश करते हैं कि कोई इनको स्पर्श न करे। इनका अपना जीवन, अपनी जीवन शैली है, अपनी धार्मिक गतिविधियां। ऐसे गुरु के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो ये प्रशासनिक कमी मैं नहीं मानता, यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह रवैया है। उत्तर प्रदेश और खासतौर से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल भाषण दिया और बिना नाम लिए कालनेमी की संज्ञा दी, वो बताता है कि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम के पीछे योगी जी और सरकार के साथ भी, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया वो भी योगी जी से विपरीत है। वो एक तरफ उनको कालनेमी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ योगी केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी का बयान आया कि साधु संतों का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त है। तो अगर साधु संतों का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त है तो इस तरह का आचरण करेंगे आप साधु सन्यासियों के साथ, और वो भी जो सर्वोच्च धर्मगुरु है। शंकराचार्यों से बड़ा धर्मगुरु हिंदू परंपरा में कोई नहीं है और इनकी एक अपनी विद्वत परंपरा है, हम आप उसे सहमत हो असहमत हो। शंकराचार्यों की नियुक्ति की अपनी व्यवस्था है और उत्तराधिकारी मिलने के बावजूद, उत्तराधिकार में शंकराचार्य होने के बावजूद भी यह व्यवस्था है कि अन्य तीनों शंकराचार्यों से भी आपको मान्यता प्राप्त हो, वो भी आपको स्वीकार करें कि आप शंकराचार्य। और मुक्तेश्वरानंद के साथ जो बात कही जा रही, आप एक अनर्गल विषय प्रशासन उठा रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
अगर 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 प्रयागराज मेला प्राधिकरण को लगता है कि वह शंकराचार्य नहीं है या उस पर न्यायिक रोक है, तो आप न्यायालय में चले जाइए, उनके कैंप को मत लगने दीजिए। आप पूछने वाले कौन है? और आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में आप भी एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि साहब ये दावेदार है, आप बताइए कि शंकराचार्य है कि नहीं है। एक अजीब तरह की स्थिति में आप इस पूरे प्रकरण को लेके चली गई है सरकार। और सरकार के सामने मेरा अपना मानना यह है कि सरकार के सामने शंकराचार्य के समक्ष झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप उनके सामने इस सरकार को झुकना पड़ेगा, उनके साथ मान मनोबल करना पड़ेगा, उनसे आग्रह करना पड़ेगा कि आप अपने हट को त्यागिए और स्नान कीजिए। अगर आप और मेरा अपना मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस रास्ते की खोज है, एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाने का प्रयास है जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिल करके बात करके इस प्रकरण को खत्म करे। यह प्रकरण जितना लंबा चलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होगा। उस जगह पर मेले में आए हुए लोगों से अगर आप बात करेंगे, सोशल मीडिया पे लोगों के बयान भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोगों के मन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नाराजगी है। बीजेपी, मेरी जितनी समझ है, भारतीय जनता पार्टी और संघ की शंकराचार्यों के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है। कोई भी शंकराचार्य, इस देश के चारों शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के साथ कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन इस बावजूद इसके शंकराचार्यों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति, क्योंकि वो लगातार बोलते रहेंगे। वो आप सोचिए कि राम मंदिर को लेकर के इन सभी शंकराचार्यों ने विरोध किया, क्या परिणाम आपके सामने आया? अयोध्या में आप हार गए। आप एक बड़ा समूह तैयार हुआ जो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। आप इसके तमाम कारण बता सकते हैं, लेकिन यह भी एक कारण है। आप पूरे के पूरे राज्य में या देश में यह नैरेटिव नहीं बना पाए। आज शंकराचार्य यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी मंदिर तोड़ने वाले नेता हैं। इनकी तुलना वो मुगल शासकों से कर रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि राम भक्तों पे गोली चलाने का आरोप लगने वाले जिस मुलायम सिंह यादव की बात की जाती है, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी मंदिर नहीं ढाया है। अब एक नया विमर्श उन्होंने खड़ा कर दिया। आप कहते हैं कि उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के सरकार ने एक मंदिर भी नहीं तोड़ा। कौन व्यक्ति हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा है, मंदिर तोड़ने वाला या मंदिर को बचाने वाला? जी, ये विमर्श का विषय है, आने वाले समय में और ये आगे बढ़ेगा। मणिकर्णिका घाट का जिक्र अभी बार बार आ ही रहा है, और अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देख लिया कैसे बनारस में वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द जो कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर में भी कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। ज़रा डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ, और इसमें एक विमर्श और बहुत गंभीर विमर्श है, ज़रा इसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत की जो मुख्य बिंदु, मुख्य धुरी जो है वो है धर्म, और उसमें भी कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक कहलाते हैं, कहलाते नहीं हैं, कहते हैं खुद को। और कितने बड़े रक्षक हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद की जुबानी बता रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, कल ही मिल के आए हैं उनसे, चूँकि प्रयागराज में खुद भी रहते हैं, तो और इसलिए मैं ये बात उनसे फर्स्ट हैंड जानना भी चाहता था, इसलिए उनके पास आया भी। लेकिन ये जो लड़ाई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई या शंकराचार्य की लड़ाई, क्योंकि उनको सबसे पहले ये कहा गया कि आप शंकराचार्य हैं, ये साबित कीजिए। उसके बाद दूसरा नोटिस उनको थमाया गया कल 18 तारीख की डेट में, 18 तारीख की डेट में कल, और आपने इसको बहुत नज़दीक से देखा है ज़रा, और मणिकर्णिका पे भी आपने वीडियो बनाया। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ये एक पैरेलल, मनरेगा की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पैरेलल एक दूसरी लड़ाई जिससे अभी 2-4 होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और खासकर आने वाले चुनाव में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अगले साल है 2027 में बात करेंगे। अभी अमलेंदु जी तालाबों की बात कर रहे थे। तालाबों के एक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त, पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी की किताब है दफन होते दरिया, तो तालाब, नदियां, पोखर, इसके विशेषज्ञ हैं पंकज भाई। जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है राजीव जी, ये दिखने में सिर्फ शंकराचार्य के बहाने से है,
लेकिन हो सकता है ये लड़ाई सीधी सीधी मोदी और योगी के बीच की लड़ाई हो। अब तक एक भी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं आया योगी के पक्ष में, संकेतों में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे कह भी कैसे सकते हैं? वे तो राष्ट्र सेठ अंबानी के यहां शादी में इन्हीं शंकराचार्य के श्री चरणों में नतमस्तक थे। तो नरेंद्र मोदी कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे कि अब उन्हें उन्हीं शंकराचार्य को नोटिस दिया जाए कि आप साबित करें कि शंकराचार्य हैं? ये तो मुगल काल में नहीं हुआ। राजीव जी, कभी भी इतिहास में जब से शंकराचार्य की परंपरा है, आदि शंकराचार्य के बाद कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि आप साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। आपस में मठों के विवाद रहे होंगे, सत्ता में बैठे लोगों में से किसी ने हिमाकत नहीं की। और मजेदार बात यह है राजीव जी, सवाल कौन पूछ रहा है? उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुखिया, जिसके पितृ संगठन में पर्ची से राष्ट्र सरसंघ चालक बनते हैं। कोई पूछ ले कि साबित करें कि डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं, कब चुनाव हुआ था, कब नामांकन हुआ, किसने उन्हें चुना? होंगे करोड़ों स्वयंसेवक संघ के। साबित करिए कि आप सरसंघ चालक हैं, Z+ सुरक्षा में घूम रहे हैं। पूछ कौन रहा है? उस पार्टी का एक मुख्यमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री भी पर्ची से बनते हैं। इसलिए यह लड़ाई कहीं अंदर खाने दूसरे कोण पर भी जाती दिख रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान का उल्लेख कर ही दिया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए काल नेमी कहा शंकराचार्य और बाकी साधुओं को जो सत्ता से असहमत हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, उसी दिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने भगवान शंकराचार्य कह दिया। एक और बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं सुनील भराला, वे कह चुके हैं प्रयागराज के प्रशासन में बैठे लोग दानवी प्रवृत्ति के हैं। बीजेपी में से अंदर खाने भी आवाजें उठ रही हैं कि योगी और उनकी सरकार शंकराचार्य के साथ ठीक नहीं कर रही। और उस दूसरे नोटिस में तो आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात है कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले में आने से रोक दिया जाए। राजीव जी, आज तक देश के इतिहास में, आध्यात्म के इतिहास में क्या किसी औरंगजेब ने, किसी उससे पहले इल्तुतमिश ने, बलबन ने, किसी शासक ने, अंग्रेजों ने क्या किसी शंकराचार्य को यह धमकी दी होगी कि आपको माघ मेले में आने से रोक दिया जाएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा? और ये सब होते हुए सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूक दर्शक बने हुए हैं, दूर से बैठकर देख रहे हैं। तो ये लड़ाई भी बहुत भारी पड़ेगी। भले ही इसके पीछे मोदी और योगी की कोई लड़ाई हो, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा समाज धर्म भीरू समाज है। हमारे समाज में सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक जगतगुरु शंकराचार्य के साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो मुझे नहीं लगता कि धर्म भीरू जनता इसे बहुत आसानी से भुला पाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन प्रशांत जी, जरा आपसे भी इसी मसले पे समझना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि ये मामला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ख़ासकर जब आप साधु संतों इन सब की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इनका, इस वर्ग का काफ़ी समर्थन मिलता रहा है, और अब हमने और उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया, पिछले साल कुंभ में देख लिया हमने, वहाँ भगदड़ मची, कितने लोगों की जान गई, अभी तक सच्चाई सामने नहीं है, सरकार का कहना है 30। प्रयागराज से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वो बता देंगे कितने लोगों की जान गई थी। हम लोगों के अपने संवाददाता वहाँ थे, वो बता रहे थे। लेकिन चूंकि सरकारी आंकड़ा है, उसके बाद जब सरकारी आंकड़ा आ गया तो फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कहानियाँ बहुत चलती रही हैं, कहानियाँ नहीं बल्कि ये हकीकत है, ये चलती रही हैं, चल रही हैं।
इसी उत्तर प्रदेश में हम संबल देख रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हमने हाथरस देखा, इस उत्तर प्रदेश में हमने क्या कुछ नहीं देखा। किसानों को रौंदते हुए देखा इसी उत्तर प्रदेश में, एक मंत्री का बेटा, टेनी का बेटा, ये सब कुछ हमने देखा। और अब तो फिर धर्म की बात आ गई है। मंदिर बनवा लिए, राम जी का सहारा लेकर मनरेगा को खत्म करके फिर राम जी ले आए। लेकिन राम जी यहाँ नैया पार करवा पाएंगे क्या? वो जो सरयू नदी के किनारे जो मंदिर बनाए हैं उससे वो उस साइड जा पाएंगे? अनम्यूट कर दीजिए। सबको साबित करना है मोदी जी के शासनकाल में, शंकराचार्य को साबित करना है कि वो शंकराचार्य हैं, मतदाताओं को साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं, मतदाता हैं। और पागलपन की हद यहां तक है कि अरावली को भी साबित करना है कि वो पहाड़ है। तो ये अजीब सा एक शेख चिल्लीपन है देश भर में, और ये बहुत जिसको कहें कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप एक राम मंदिर तो आपकी अपना मान लीजिए प्रोजेक्ट था और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, उसमें आपने शंकराचार्यों को नहीं बुलाया और किसको किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, ये आपका अपना प्रोजेक्ट था। तो किसी घर में मुंडन जनेऊ होता है तो वो किसको बुलाया किसको ना बुलाया ये उसका अधिकार है। लेकिन माघ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ मेला ये शताब्दियों पुरानी परंपराएं हैं। जैसा अभी डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे कि किसी शासक ने, इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी शासक ने नहीं रोका बल्कि सुविधाएं दी हैं। मुगलों के समय में भी सुविधाएं दी गई, अंग्रेजों के समय भी सुविधाएं दी गई। ये एक अजीब प्रकार की हेकड़ी हम देख रहे हैं कि हम सब कुछ किसी को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इलेक्शन को मैनिपुलेट करना हमको आता है। हमारे पास कॉर्पोरेट का करोड़ों रुपया है, हमारे पास 90% चंदा हम लेते हैं बाकी पार्टियों का, कॉर्पोरेट से, ब्यूरोक्रेसी है हमारे कब्जे में है, मीडिया हमारे कब्जे में है, उद्योगपति हमको पालते हैं। तो हम किसी को नहीं मानेंगे। हम न पहाड़ मानेंगे, न शंकराचार्य मानेंगे, न सड़क मानेंगे, न कुंभ मानेंगे, न अर्ध कुंभ मानेंगे, न माघ मेला को मानेंगे, न उसकी परंपराओं को मानेंगे। हम अपनी हेकड़ी से चलेंगे। तो ये हेकड़ी राजीव जी बहुत दिन चलेगी नहीं। ये इसलिए जो हमारे बाकी मित्रों ने कहा कि ये बहुत लंबा चलने वाला मामला है नहीं, और यह सुनील जी ने कहा कि अंततः इनको मानना पड़ेगा शंकराचार्य की बात। अंततः भले ही वो आपके उनके विचार कुछ भी हों, लेकिन आपको अंततः जो है मानना पड़ेगा शंकराचार्य की बात। और उनका जो सम्मान है, जो उनका प्रोटोकॉल है, वो आपको देना पड़ेगा। सरकार इसमें केवल एक मैनेजर है, एक फैसिलिटेटर है। सरकार वहां तय कुछ नहीं कर रही है। वो तय तो वहां पे जो उनके अखाड़े हैं, जो परंपराएं हैं, वो तय करते हैं। हमने तो 2 बार, सूर्य जी तो वहां रहते हैं, हमें भी 2 अर्ध कुंभ और कुंभ हमने कवर किया। हम देखते थे कि जो मेला अधिकारी है या जो बाकी बड़े अफसर है, वो किस प्रकार जो है अखाड़ों में जाकर उनके सम्मान के हिसाब से चलते थे। और कोई अखाड़ा अगर जिद पे अड़ जाए कि हम ये समय नहीं वो समय, तो पूरा प्रशासन हिल जाता था। कोई बायकॉट कर दे तो प्रशासन हिल जाता था पूरा। ये हेकड़ी हम पहली बार देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे राजीव जी, क्योंकि पॉलिटिक्स ही धर्म की करते हैं, अभी इनको अभिमान ये कि हमारा नफरत का सिक्का चल रहा है, जिसको मैं मानता हूं कि नफरत का सिक्का भी अभी कम चल रहा है। वो उसमें कमी आई है। जो सिक्का चल रहा है वो ज्ञानेश कुमार का चल रहा है और मीडिया का चल रहा है। इस 2 के साथ उसमें भी एक उम्मीद की किरण है, बीएमसी का चुनाव। विपक्षी पार्टियों को इसको ध्यान देना चाहिए कि जहां
आपको केंद्रीय चुनाव आयोग का सिस्टम वाली बेईमानी नहीं हुई, वहां 90% स्ट्राइक रेट नहीं आया। तो ये विपक्ष के लिए एक रास्ता है कि पश्चिम बंगाल में वही काम करें जैसे बीएमसी में हुआ, कि सिस्टम की बेईमानी ना होने दें। बाकी जो बेईमानी आपने कर ली है, वोटर लिस्ट बना के सब कुछ करके, फर्जी वोटर, ये सब कुछ कर लिया, पैसे भी जमा कर भेज दोगे, ईडी सीबीआई में लगा दोगे, लेकिन सिस्टम की बेईमानी अगर रुक जाएगी सेंट्रल लेवल पे तो 90% स्ट्राइक रेट नहीं आएगा। ये विपक्ष के सामने एक रास्ता खुला हुआ है। जी राजीव जी बिल्कुल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता, और अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। जैसे कल सुनील शुक्ला जी ने मुलाकात की थी, वैसे ही मुलाकात की है। सुनील शुक्ला जी पत्रकार होने के नाते मुलाकात कर रहे थे और संजय सिंह राजनेता होने के नाते मुलाकात कर रहे थे। संजय सिंह ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, ज़रा सुन लेते हैं और फिर आता हूं पंकज जी आपके पास, सुनिए। शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का, जो आज तक अपनी डिग्री न दिखा पाए वो शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मतलब प्रमाण पत्र खुद का पहले दे दीजिए। पंकज जी, कैसे देखा जाए इसको, और ये एक गंभीर समस्या के रूप में क्या बीजेपी के सामने आने वाले समय में हम देखेंगे इसे खड़ा होते हुए? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद रहे हैं, वो इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही दुश्मन की तरह बिहेव करने लगी है, जबकि तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। नरेंद्र मोदी पैर छू रहे थे, अभी से ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, कल भी हम लोग दिखा रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने वो तस्वीर भेजी थी। लेकिन कैसे आप देखते हैं इसको? मैं आपको बताऊं, हमारे शुक्ला सर तो प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन मेरा प्रयागराज खासकर माघ से बड़ा स्नेह है। मैं कई बार गया हूं और वहां पर मैं प्रयाग का एक पुराना मंदिर है, दारागण्य बेनी माधव जी का मंदिर, शुक्ला सर जानते होंगे, मैं वहां जाता हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां की जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो वहां का जो सबसे बड़ा चर्चित NIIT कॉलेज है, वहां की प्रोफेसर हैं। और जब कॉलेज में जाती है तो प्रोफेसर के रूप में जाती है और बाकी समय वो सन्यासी के भेष में रहती है और बड़ी लॉजिकली बात करने वाली है। तो उनके साथ मुझे कई बार माघ को उस तरीके से देखने का मौका मिला। मेरा जो आकलन है, वास्तव में माघ मेला का जो कल्पवास है, वो हिंदू धर्म में जब बहुत सारी जातियों और सेक्ट के बीच में टकराव, नफरत की बात आने लगी थी, तो शायद हमारे पूर्व संतों ने इसको शुरू किया था कि 1 महीने हम सब लोग एक ही पानी में नहाएंगे, एक ही पंगत में बैठ के भोजन करेंगे, एक ही तरीके की पूजा करेंगे, उसमें ना कोई ऊंच होगी, ना कोई नीच होगी, ना कोई जात होगा, ना कोई पात होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है सनातनता का, असल में देखिए, मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूं कि हिंदुत्व जो है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो RSS की ने दी हुई है, और RSS की विचारधारा इस प्रकार की समानताओं से परे है। तो ये जितने वितंडे खड़े किए जा रहे हैं, ये अपनी असफलताओं को, अपने छद्म एजेंडे को रोपित करने के लिए है। कोई ये नहीं बता रहा कि माघ मेले में पिछले 10 दिन में 10 बार आग लग गई, आप उस पर कोई नियंत्रण कर नहीं पा रहे। आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी
जो पंटून पुल से निकले उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, कोई रोक दिया, तो भाई आपने उनको वहीं क्यों नहीं रोक दिया? उनको स्नान के वहां तक, रेती तक क्यों आने दिया? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पे तो सीधा सीधा आरोप था कि वो जबलपुर के आसपास कांग्रेस के लिए काम करते, हालांकि चूंकि वो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, कांग्रेस की विचारधारा थी उनकी, ये सभी लोग जानते थे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के शंकराचार्य भी नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी को बोला था कि हिंदू नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि जब आप मालेगांव बम धमाके का एक आरोपी जो अब सरकार की कृपा से बरी हो गया है, उसको आप कश्मीर की शारदा पीठ का शंकराचार्य बनने से नहीं रोक सकते हैं, और गवर्नर मनोज सिन्हा उनको हर 3 दिन में बगल में बिठाते हैं, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से इनको तकलीफ क्यों है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जो तकलीफ का कारण है वो ये है कि उनका सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र काशी और उसके आसपास है, जो नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। अब इसके अंदर की राजनीति जो है वो एक अलग है। केशव प्रसाद मौर्य को अपनी राजनीति इलाहाबाद के आसपास करनी है, और इलाहाबाद के आसपास के पंडित पुजारियों और संत समाज को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए वो योगी जी के खिलाफ सीधे खड़े हुए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी ने पूरा तमाशा इसलिए कराया कि यदि अगली बार मोदी जी फिर से चुनाव काशी से लड़े तो अभिमुक्तेश्वरानंद सीधे से उनका विरोध करके उनको हरवा दें, तो पिछली बार भी 1.5 लाख वोट से जीत पाए थे मोदी जी। तो जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शह और मात के खेल चल रहे हैं। सबको 2027 में अमित शाह या योगी, इस पे चल रहा है। और जिस प्रकार से नितिन नवीन सरीखे एक पपेट को लाके बिठा दिया, तो बहुत सारे लोगों को एक खतरा लगने लगा कि जब मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी सरीखे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है, तो हम किस खेत की मूली है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी टकराव है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान के स्वरूप में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। उसके पीछे जो राजनीति चल रही है वो शेयर मार्क की चल रही है। शंकराचार्य की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मेरी बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं इस धर्म की पूरी परंपरा को लेकर, लेकिन माघ मेले सरीखे सुंदर अवसर पे जहां पर हम समागम करते हैं समाज का, संतों के आश्रय में, उसमें शंकराचार्य सरीखे व्यक्ति को एक क्लर्क नोटिस देता है, उसकी औकात क्या है? ये एक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तरीका है कि वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई कई कर्म कुकर्म किया करते हैं। तो जो इस समय कई मुद्दे चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए खेल किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगा था कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में न जाने क्या हो जाएगा। आपने देखा नितिन नवीन को लेकर मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस को कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा उत्साह तो बंगारू लक्ष्मण के समय दिखा था, अध्यक्ष बनते समय, जेल जाते समय नहीं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दुनिया का एकमात्र ऐसा अध्यक्ष है जो अध्यक्ष रहते हुए जेल गया हो। तो ये भी उनकी उपलब्धि है इस पार्टी की, उस पर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो नितिन नवीन को लेकर जो उत्साह नहीं है उस पे कैनोपी डालने के लिए क्या है, नया खड़ा किया जा रहा है। और देखिए, जहां तक इस साल के 5 राज्यों में चुनाव की बात है, उसमें असम और पुडुचेरी को छोड़कर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। छिनने की जरूर संभावना है, जिसमें पांडिचेरी में 80% संभावना है और असम में 50% संभावना है। बाकी ज्ञानू दादा की इच्छा है ना, ज्ञानू दादा जो कर ले तो वो बाकी तो ठीक है। लेकिन ये जो खेल जो पूरा चल रहा है इलाहाबाद में,
इसके पीछे का जो परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर विरोध भी है। जी राजीव जी, ये अंतर विरोध कहाँ तक जाएगा अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, अंतर विरोध काफ़ी गहरे हैं और पंकज जी की बात को आगे बढ़ाऊं कि अगर ये कुचक्र रचा गया इसलिए कि मोदी जी बनारस में हार रहे हैं, तो मोदी जी के हाथ में भी अब एक चीज़ आ गई है और अमित शाह जी चाहें तो उसको ले सकते हैं कि एक पुराने स्वयंसेवक जो अब शंकराचार्य हो गए हैं, उनके अपमान का बदला योगी जी को कुर्सी से हटाकर अमित शाह जी चाहें तो ले सकते हैं। ये उनके हाथ में, चूँकि हिंदू समाज में इस समय काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी शंकराचार्य के अपमान को लेकर देखी जा रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं थे और काशी विद्यापीठ में पढ़ा करते थे, तो विद्यार्थी परिषद के टिकट पर काशी विद्यापीठ में चुनाव लड़े थे छात्र संघ का। विद्यार्थी परिषद से पुराने स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हुए हैं राजीव जी। और इस समय योगी जी जो हैं वो आरएसएस से नहीं आते हैं। योगी जी ने कभी भी खाकी नेकर नहीं पहना है। तो एक लड़ाई जो है वो ये भी है खाकी नेकर वालों में और जो भगवा कपड़ा पहन के जो अब बंदे चले हैं उनके बीच में भी एक लड़ाई देखी जा रही है। तो हो सकता है कि रचा गया हो ये सब इसलिए कि मोदी जी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो अगर इसके लिए है तो मोदी जी के हाथ इस समय कहा जाए सारे हाथों में लड्डू हैं। जो आप नहीं कर पा रहे थे 2022 से पहले और अब तक नहीं कर पा रहे थे, उसको अंजाम दीजिए। मत चूको चौहान, वो है ना क्या 80 गज जो क्या है, तो मत चूको चौहान, मौका है आपके पास, भाला फेंक के मारो जोर का। भाला फेंकी तो चलता है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं भाला फेंक की। कभी जुबान से फेंके जाते हैं, कभी ऐसी फेंके जाते हैं। तो ये भाला फेंक जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, तो उसमें जिसका भाला तेज जाके गिरे वो तो अपना काम करे। तो मोदी जी अपना चाहे तो भाला फेंक सकते हैं। जी, तो बहुत कुछ बाकी है अभी। देखते हैं, एक तरफ मनरेगा, दूसरी तरफ धर्म की राजनीति और इस सियासत में कौन आगे निकलता है, ये महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच उधर ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि SIR का मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ जन जन तक पहुंच चुका है। और इसमें अगर कोई योजना ऐसी हो जिससे जनता को फ़ायदा हो तो बात अलग है, लेकिन जनता के नुकसान के लिए अगर कोई योजना लाई जाए तो फिर परेशानी में यहाँ जब जनता आती है, यानी वोटर्स अगर आएंगे तो फिर आने वाले समय में, जैसे पंकज जी कह रहे थे कि ज्ञानू दादा अगर काम कर गए तो ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल में फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों का चुनाव और उसके रिजल्ट बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत जी और अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट आज नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इधर दिल्ली NCR और पहाड़ों पे, दिल्ली NCR में बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी चल रही है, मौसम बिगड़ चुका है, लेकिन सियासी गर्माहट बनी हुई है और उस गर्माहट का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।